हेलो गाइस, वेलकम करता हूं मैं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री अड्डा पे। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका टॉपिक सॉल्युबिलिटी। थोड़ा वीडियो थोड़ा लेट हो गई थी, टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी थोड़े और इश्यूज थे, तो अब थोड़े वो सॉल्व हो गए हैं। अब तो मैं ट्राई करूंगा कि रोज वीडियो डालूं, ठीक है, जिससे कोर्स या क्या हो जल्दी जल्दी खत्म हो जाए, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी, ठीक है। अब सॉल्युबिलिटी को आज पूरे अच्छे से खत्म कर देंगे, बिल्कुल एक एक चीज समझ लेंगे उसकी कि असल में सॉल्युबिलिटी होता क्या है, हम क्या उसको बुक से पढ़ के क्या समझ रहे थे, और हमें किसने क्या और समझाया, ये हमें क्या समझ में उससे आया अभी तक, अब क्या समझ में आएगा वो देखिए आज, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी, ठीक है। सॉल्युबिलिटी क्या होता है, अब देखिए सॉल्युबिलिटी, मान लीजिए कोई भी सॉल्वेंट में किसी सॉल्यूट को आप कितना ज्यादा डिसॉल्व कर सकते हैं, कितना ज्यादा मतलब मैक्सिमम कितना डिसॉल्व कर सकते हैं, उसको सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। मान लीजिए आपके पास थोड़ा वाटर है, ठीक है, कुछ वाटर है आपके पास, आपने उसमें कुछ सॉल्यूट ऐड करा। सॉल्यूट आप कुछ भी मान लेते हैं यहाँ पे, शुगर, सॉल्ट, या कोई और एग्जांपल लेते हैं, इथेनॉल। आपने उसको ऐड करते गए करते गए करते गए, एक टाइम ऐसा आएगा जब वो उसमें डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो जब वो उसमें डिसॉल्व होना बंद हो गया है तो उस चीज को हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। जहां पे सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व होना बंद हो चुका है। होता क्या है, मैंने आपको उस दिन भी बताया था, दरअसल जो ये आपका मान लीजिए कोई लिक्विड है, ठीक है, वाटर ही मान लेते हैं, इसके बीच में होते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, या जिनको हम वॉइड्स भी बोलते हैं, जो कि स्पेस होता है जिसके बीच में सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो जाके फिल हो जाते हैं, वो जाके वहां पे बैठ जाते हैं, ठीक है। तो वो जब भर जाते हैं, मतलब खत्म हो जाते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस या वॉइड्स, तो वहां पे क्या होता है, सॉल्यूट जो होता है वो फिर डिसॉल्व होना बंद हो जाता है, तो उसी को हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी, ठीक है। अब समझ में आया होगा। लेकिन जब ये हम सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे होते हैं तो ये गिवन टेम्परेचर और प्रेशर में करते हैं। क्या होता है, टेम्परेचर को इंक्रीज डिक्रीज करने पे सॉल्युबिलिटी पे इफेक्ट पड़ता है, और प्रेशर पे भी। तो प्रेशर को भी इंक्रीज और डिक्रीज करने पे सॉल्युबिलिटी पे इफेक्ट पड़ता है। तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, एक कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर पे आके ही हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की। कि मान लीजिए आपने कुछ वाटर में थोड़ा सा आपने सॉल्यूट ऐड करा, सॉल्ट ऐड करा, और वो आप करते गए करते करते गए, और कुछ टाइम बाद वो हो गया, डिजोल्व होना उसमें बंद हो गया, तो उसी को हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी, ठीक है। ये उसकी डेफिनेशन है, आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। अब सॉल्युबिलिटी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, और हम सॉल्युबिलिटी को किन एग्जांपल से लेंगे, मतलब किस पे लेंगे हम, सॉलिड इन लिक्विड और गैस इन लिक्विड, ठीक है। हम लिक्विड को यहाँ पे क्या मानेंगे, सॉल्वेंट, एज अ सॉल्वेंट, ठीक है। दो फैक्टर्स पहले देख लेते हैं। फैक्टर्स क्या, मैं आपको साथ साथ में, जैसे पहले हमने सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड करा, तो उसी में हम उसके फैक्टर्स भी वो कर लेंगे हम डिस्कस, ठीक है। और कुछ टॉपिक्स रहते हैं कि क्या होता है क्रिस्टलाइजेशन, क्या होता है डिसोल्यूशन, ठीक है, वो सब, ठीक है। तो उसी वो भी इसी टॉपिक में आएगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है। तो एक टॉपिक है हमारा सॉल्युबिलिटी का। यहाँ पे जो सॉलिड है वो आपका क्या है, सॉल्यूट, और जो लिक्विड है वो आपका सॉल्वेंट है, ठीक है। ये मैंने आपको पिछली क्लासेस में भी बताया, अगर वो आपने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो मैं उसका लिंक कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, तो वहां से आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन लिक्विड। तो यहाँ पे क्या होता है, मान लीजिए कोई लिक्विड है, उसमें आपने कुछ सॉलिड ऐड करा, सॉलिड या फिर बोल सकते हैं सॉल्यूट, लेकिन उसकी जो स्टेट होनी चाहिए वो सॉलिड होनी चाहिए। मान लीजिए आपने कुछ सॉल्ट ऐड कर दिया, कुछ शुगर ऐड कर दी, ठीक है। तो क्या होता है, मान लीजिए आपने यहाँ पे वैसे हम जब सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे होते हैं ना, तो हम बात कर रहे होते हैं लाइक डिजॉल्व लाइक। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है जो जैसा होता है वो वैसे में ही डिजॉल्व होना चाहता है, ठीक है। जैसे जो पोलर होता है वो पोलर में ही डिजॉल्व होगा, जो नॉन पोलर होता है वो नॉन पोलर में डिजॉल्व होगा। अब पोलर नॉन पोलर क्या होते हैं, वैसे आपने 11th में पढ़ा होगा, लेकिन मैं तब भी बता देता हूँ क्योंकि अभी तो मैंने 11th की वीडियोज बनाई नहीं है, लेकिन वो भी मैं जल्दी जल्दी बनाना स्टार्ट करता हूँ। तो होता क्या है, जैसे मान लीजिए पोलर कंपाउंड होते हैं, जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं हम NaCl का, ठीक है। पोलर कंपाउंड होते हैं जिसमें कुछ नेगेटिविटी होती है, जिसमें एक कंपाउंड की कुछ नेगेटिविटी होती है, जैसे ये आपका क्लोरीन है, और जो Na सोडियम, और ये जो क्लोरीन है Cl। तो Cl जो होता है वो
जो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू सोडियम। तो ये जो सोडियम के कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ये अपनी तरफ खींचता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है। वो जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको अपनी तरफ खींचता है। तो वहाँ पे आप ये वैसे जो NaCl के बीच में आपका जो बॉन्ड होता है वो होता है आयनिक बॉन्ड, ठीक है। आयनिक बॉन्ड वो होता है जिसमें आपका जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पूरी तरीके से ट्रांसफर हो जाते हैं। कोवेलेंट वो होता है जहाँ पे शेयरिंग होती है, ठीक है। आयनिक बॉन्ड होता है यहाँ पे। तो पोलर कंपाउंड वो होते हैं जिसमें कंपाउंड्स में कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो होती है जो दूसरे कंपाउंड, किसी कंपाउंड की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं पहले हम। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके क्लास में कोई पढ़ाई में अच्छा है, ठीक है। अब पढ़ाई में कोई टॉपर है और कोई पढ़ाई में मतलब एवरेज है, ठीक है। अब जो एवरेज बच्चा है वो टॉपर के साथ बैठता है, तो जो टॉपर के कुछ गुण हैं वो अपनी तरफ ले लेते हैं। जैसे जो टॉपर है वो काफ़ी रहता है हर टाइम, और जो एवरेज बच्चा है वो हर चीज़ करता है, आपका खेलता भी है, पढ़ता भी है, और वीडियो गेम्स जो मतलब उसको अच्छा लगता है, यूट्यूब स्क्रोलिंग जो भी अच्छा लगता है उसको, वो सब कुछ 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 करता है, ठीक है। अब वो देखता है कि बाद में कुछ पढ़ाई वढ़ाई का ज़्यादा इफेक्ट पड़ने लग गया है बोर्ड्स में, तो जो टॉपर होता है वो काफ़ी पढ़ रहा होता है, और जो एवरेज बच्चा होता है वो काफ़ी कम पढ़ रहा होता है, मतलब एज कम्पेयर टू टॉपर, ठीक है। तो वो जो उसको देखता है एवरेज बच्चा जब टॉपर को, तो वो देखता है कि ये काफ़ी पढ़ रहा है, तो वो कुछ उससे क्या करता है, गेन करता है कि भाई कुछ मतलब इतना कैसे पढ़ सकता है, तो मैं भी अब थोड़ा स्टार्ट करता हूँ। तो मतलब वो कुछ उससे गेन कर रहा है ना, नॉलेज उससे, मतलब नॉलेज इन द सेंस कि वो देख रहा है कि ये काफ़ी पढ़ रहा है यार, मैं क्या कर रहा हूँ इस टाइम पे। तो ऐसे ही यहाँ पे भी होता है। इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये Na की जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो काफ़ी अपनी तरफ खींचता है, ठीक है। मतलब जो Na यानी सोडियम जो होता है उसके जो वैलेंस शेल पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, यानी कि खींचता है। तो वहाँ पे हम जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो फैक्टर करती है, ठीक है। अब ये बात हुई। अब जैसे मान लीजिए पोलर पोलर कंपाउंड वही होते हैं जिसमें कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर होता है, पोलर, ठीक है। अब अब क्या बात आई, नॉन पोलर। नॉन पोलर वो होते हैं जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती नहीं है, ठीक है। जैसे मान लीजिए जिसका एग्जांपल होता है, मान लीजिए सी हो गया, ठीक है, कार्बन कार्बन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन हो गया, सेम कंपाउंड्स, ठीक है। या फिर आपका हाइड्रोकार्बन्स को ले लीजिए, वहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कम हो जाती है। जैसे आप मान लीजिए बेंजीन मान लीजिए आप, ठीक है, CCl4 मान लीजिए आप, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब ये होता है कि जो जैसा होता है वो वैसे के साथ रहना चाहता है। जैसे मान लीजिए कोई आपकी क्लास में लड़का होगा, ठीक है, मान लीजिए मैं हूँ, ठीक है। अब मेरा एक दोस्त था DK, मैं हमेशा उसी के साथ बैठता था कहीं भी। कुछ दिन मैम इधर उधर बैठाएंगी, फिर मैं उसी के साथ बैठ जाऊंगा, ठीक है। DK बोलता था मैं उसको वैसे तो मैं घूम फिर के उसी के पास बैठ जाता, क्योंकि उससे क्या रहता था, मेरा जो बात करने में मेरे को उससे अच्छा लगता था। तो जो जैसा होता है ना वो उसके साथ वैसे ही बैठना चाहता है, ठीक है। जो थोड़ा डॉन टाइप आदमी होता है वो थोड़ा डॉन टाइप के साथ ही रहेगा, कोई ऐसे उसके साथ तो रहेगा नहीं चिलगोजे विलगोजे के साथ, ठीक है। जो मतलब सीधा साधा टॉपर बच्चा है, तो जो बैक बेंचर्स होते हैं वो कभी टॉपर से बात करते हैं नहीं ना, तो बस। तो ये बात रही, ठीक है। तो जो जैसा होता है वो वैसे में डिजोल्व होना चाहिए। जैसे वाटर है, वाटर आपका क्या है, H2O, ठीक है। वाटर का फॉर्मूला H2O होता है। तो यहाँ पे क्या है, जो ऑक्सीजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी होती है, तो हाइड्रोजन से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स खींचने की अपनी तरफ कोशिश करता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, और यहाँ पे NaCl यानी कि जो आपसे सॉल्ट है, ठीक है। तो दोनों क्या है, पोलर है, NaCl और वाटर, ठीक है। तभी ये एक दूसरे में डिसॉल्व होते हैं, ठीक है। अब जैसे नॉन पोलर का एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए बेंजीन हो गया आपका C6H6, ठीक है। इसमें आप डिसॉल्व कर सकते हैं CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये वो एग्जांपल है। आप कुछ और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं हाइड्रोकार्बन्स के, जिसमें आप बेंजीन डिसॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो नॉन पोलर में नॉन पोलर ही, और पोलर में पोलर ही, लाइक डिसॉल्व लाइक, ठीक है। अब मतलब कि आपका जो सॉल्वेंट है और सॉल्यूट है वो एक इफेक्ट करता है, ठीक है, सॉल्युबिलिटी को। अब बात करते हैं डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन। अब क्या होता है, मान लीजिए आपने कोई सॉल्यूशन बनाया, ठीक है। तो जो सॉल्यूशन है, जब आप उसमें कुछ सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए आपने वाटर है आपके पास, और वाटर में आप शुगर ऐड कर रहे हैं, तो शुगर की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ रही है, ठीक है, उस सॉल्यूशन में, ठीक है। तो कंसंट्रेशन बढ़ी है एक, और दूसरा वो उसमें डिसॉल्व हो जा रही है दो। तो जब किसी सॉल्यूट की किसी सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन बढ़ रही होती है और वो उसमें डिसॉल्व हो रहा होता है, तो उसको हम बोलते हैं डिसोल्यूशन, ठीक है।
अब बात आती है क्रिस्टलाइजेशन। अब क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, मान लीजिए कुछ टाइम बाद आप ऐसा देखेंगे ना, आप मान लीजिए आप चीनी ऐड कर रहे हैं तो कुछ टाइम बाद आप देखते हैं कि चीनी की एक नीचे से लेयर बन जाती है, ठीक है। तो होता क्या है, कुछ सेम कंपाउंड अपने जैसे को पकड़ के, हाँ, मतलब कोलाइड करते हैं और पकड़ के वो अलग हो जाते हैं, मतलब सॉल्यूशन से अलग हो जाते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन से सेपरेट हो जाते हैं बिल्कुल, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। इसको आप एक तरीके से और समझ सकते हैं, मान लीजिए महिला संगीत, ठीक है, महिला संगीत हो रही है। अब महिला संगीत में मान लीजिए सारी औरतें यहाँ पे बैठ रही हैं और सामने डांस चल रहा है, ठीक है। अभी कुछ टाइम तक ऐसे ही चल रहा है और जो और भी औरतें आ रही हैं वो भी वहीं जाके बैठ जा रही हैं, ठीक है। ये आप वैसे भी ले सकते, जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि आप चीनी ऐड कर रहे हैं और उसमें डिजॉल्व हो रही है, उसकी कंसनट्रेशन बढ़ी है, तो वैसी औरतें आ रही हैं वहाँ पे बैठ रही हैं, ठीक है। अब होता क्या है, कुछ टाइम बाद क्या हुआ, खाना स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब कुछ औरतें वहाँ से उठी, ठीक है, तो वहाँ से उठ के खाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, उन्होंने। अब उसके बाद कुछ ने खाना स्टार्ट कर दिया और कुछ अभी भी वो आपका डांस देख रहे हैं, ठीक है। अब डांस चल रहा है और वहां पे खाना भी चल रहा है। अब क्या हुआ, जो पहले डांस देख रही थी वो उससे सेपरेट हो गई, ठीक है। अब वो खाना खाने चली गई, यानी कि उन्होंने वो चीज, वो सॉल्यूशन को छोड़ दिया। ऐसे ही यहाँ पे भी हुआ, जैसे आपने चीनी ऐड करी ना, तो वो उसमें छोड़ के चली गई कुछ टाइम बाद। देखते नहीं आप, नीचे से एक लेयर बन जाती है ग्लास के नीचे से एक चीनी की लेयर, तो उसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। इसका एक एग्जांपल ये हो गया। अब कुछ टाइम बाद क्या होता है, मान लीजिए जब आप चीनी डिसॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब मान लीजिए चीनी जो आप डिसॉल्व कर रहे हैं, वो जो आपने चीनी डिसॉल्व करी उसमें से जितनी आपने डिसॉल्व करी उतनी वहां से क्रिस्टल वो हो गई, मतलब उसके जो क्रिस्टल्स हैं वो नीचे बन गए। थोड़ी सी, मतलब मान लीजिए हाँ, इक्वल 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 हो गई, मतलब जितनी आपने डिसॉल्व करी उसकी आधी डिसॉल्व हो गई और उसकी आधी क्रिस्टलाइजेशन यानी कि नीचे चली गई, ठीक है। तो जो क्रिस्टलाइजेशन और जो डिसोल्यूशन जब इक्वल हो जाते हैं, यानी कि जितना आपने सोल्यूट ऐड करा उसमें से हाफ, मान लीजिए हाफ क्रिस्टलाइजेशन में चले गया और हाफ डाइल्यूशन में चले गया, तो वहां पे क्या होता है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम आ जाता है, ठीक है। कि बराबर ऊपर भी बराबर नीचे भी, यानी कि जितना डिसॉल्व हो रहा है उतना ही क्रिस्टलाइजेशन भी हो रहा है, मतलब उसके जो क्रिस्टल्स हैं वो सॉल्यूशन को छोड़ के जा रहे हैं सॉल्यूट के, ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन का ये मतलब होता है कि जितने भी वो होते हैं सॉल्यूट के पार्टिकल्स वो सॉल्यूशन को छोड़ के जा रहे हैं, कुछ अपने जैसे पकड़ लिए, ग्रुप बना लिया और सॉल्यूशन को छोड़ दिया, और कुछ डिसॉल्व हो गए। मतलब मान लीजिए कुछ आए, फिर शादी में क्या हुआ, फिर आगे मतलब महिला संगीत में क्या हुआ, कुछ औरतें आई, ठीक है, कुछ लेडीज आई, वुमेन आई, ठीक है, वट, ठीक है। तो कुछ आई, उसके बाद उसमें से क्या हुआ, जो पहले बैठी हुई थी उसमें से कुछ खाने चली गई और जो नहीं आई वो वहां पे महिला संगीत देख रही हैं। तो क्या हुआ, ऐसे ही चलते 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 थोड़े टाइम बाद क्या हुआ, मान लीजिए 4 औरतें आई, ठीक है, अंदर। उसके बाद उसमें से वहां से भी 4 निकल गई, 4 महिला संगीत में बैठ गई और 4 खाने निकल गई। तो क्या हुआ, जितनी आई उतनी निकल गई। तो यहाँ पे क्या हुआ, इक्वल हो गया, जितनी आई उतनी निकल गई। यहाँ पे क्या हुआ, आपका डायनेमिक इक्विलिब्रियम बन गया, ठीक है। आपको अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो आप प्लीज कमेंट कर दीजिएगा मेरे को, ठीक है। अब डायनेमिक इक्विलिब्रियम बन गया। डायनेमिक इक्विलिब्रियम को अगर हम इक्वेशन में लिखें तो क्या होगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, और ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम का आपका साइन इक्वल और सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन होता है, मगर यहाँ पे डायनेमिक इक्विलिब्रियम हो रहा है तो सॉल्यूशन को भी सॉल्यूशन जो है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट में टूट रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे दो और टर्म्स आते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है जिसमें आप अब और डिसॉल्व कर ही नहीं सकते, मतलब उसकी लिमिट हो गई है, ठीक है। अब भैया मेरे को कुछ करना ही नहीं, मतलब एक टाइम आता है ना, आप खा रहे हैं खा रहे हैं खा रहे हैं, अब खाना ही नहीं है, कुछ हो जाए कोई कुछ कह दे, अब खा ही नहीं सकता मैं, अब मेरा पेट भर गया, अब मैं खा ही नहीं सकता, ठीक है। लेकिन ये जो होता है ना, ये एक गिवन टेम्परेचर यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर में हम बात करते हैं, कांस्टेंट प्रेशर में, ठीक है, क्योंकि उसका कुछ इफेक्ट पड़ता है, वो भी हम आगे देख रहे हैं अभी, ठीक है। अब अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है जिसमें आप अभी भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, मतलब सॉल्यूट और सॉल्यूट को आप अभी भी ऐड कर सकते हैं सॉल्यूशन में, तो उसको हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। लेकिन वहां पे भी किस बात में हम बात करते हैं, एक कांस्टेंट टेम्परेचर और एक कांस्टेंट प्रेशर पे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की, ठीक है।
आज का लेक्चर थोड़ा थ्योरी वाला ही रहेगा, मतलब क्या है, अभी हेनरीज लॉ आएगा तो उसके कुछ क्वेश्चंस पे करा दूंगा, ठीक है। वैसे आज का लेक्चर जो है वो थोड़ा थ्योरी वाला रहेगा। अगले लेक्चर में हाँ थोड़ा वेपर प्रेशर होगा, तो वेपर प्रेशर से आपका क्या होता है, न्यूमेरिकल शुरू हो जाता है, वोलेटाइल पे, नॉन वोलेटाइल पे, फिर उसके ग्राफ्स, फिर ठीक है, फिर आपकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज स्टार्ट हो जाती है, वहां से राउट्स लॉ उससे पहले ही आ जाता है, मतलब क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज से, ठीक है। आप बड़े नखरे कर रहे हैं बोर्ड मिटाने में, ये तो मेरा कपड़ा ही कुछ लगता है सही नहीं है। ठीक है, अब अब हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का, कि टेम्परेचर का इफेक्ट क्या पड़ता है। पहला जो सॉल्युबिलिटी पे इफेक्ट पड़ता है वो होता है आपका वही क्या, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर कैसा है, वही मैंने आपको बताया ना, लाइक डिजोल्व लाइक, जो जैसा होता है वो उसी में रहना चाहता है टेम्परेचर, ठीक है। अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, अब ये क्या होता है, अब इसमें ना हमारी दो प्रोसेस होती हैं। एक तो इसमें पहला आपको एक प्रिंसिपल याद करना होगा, ली चैटेलियस प्रिंसिपल, ठीक है। अब ली चैटेलियस प्रिंसिपल क्या होता है वो भी मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आपने कोई सॉल्यूशन में आपने कुछ उसमें चेंजेस करे, मान लीजिए आपने उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया या प्रेशर डिक्रीज कर दिया, तो वहाँ पे क्या होता है, जो आपका कोई टाइम, पहले हम एक बात करते हैं, मान लीजिए आपका कोई सॉल्यूशन वो इक्विलिब्रियम में, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम में आपने उसमें कुछ चेंजेस करे, ठीक है। अब चेंजेस करने पे आपने उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया या आपने उसका प्रेशर डिक्रीज कर दिया, ठीक है। तो क्या हुआ, जो उसका इक्विलिब्रियम है वो वहां से थोड़ा हिल गया, ठीक है। अब ली चैटेलियस प्रिंसिपल ये कहता है, मान लीजिए आप किसी सिस्टम पे चेंजेस करते हैं जो कि इक्विलिब्रियम पे है, तो जो सिस्टम होता है वो उस चेंजेस को अपोज करता है ताकि वो उस इक्विलिब्रियम में वापस आ सके, ठीक है। ये बात होती है ली चैटेलियस प्रिंसिपल की, ठीक है। तो कोई भी चेंजेस को अपोज करता है, यानी कि मान लीजिए आपने किसी सॉल्यूशन को वो नहीं है, मतलब मान लीजिए टेम्परेचर इंक्रीज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आपने उसका टेम्परेचर इंक्रीज करा, तो जो सॉल्यूशन है वो चाहेगा कि जो ये टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो जाए ताकि वो वापस अपने इक्विलिब्रियम में आ जाए, ठीक है। यही है ली चैटेलियस प्रिंसिपल का, ठीक है। अब एक होता है जब हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो उसमें आता है एंडोथर्मिक, ठीक है, और एक होता है एक्सोथर्मिक, ठीक है। अब होता क्या है, जब मैंने अभी आपको बताया, जब प्रोसेस जो होती है वो डाइल्यूशन की होती है। डाइल्यूशन मतलब आपने सॉल्यूट ऐड करा और वो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है और वो जो सॉल्यूट है वो उसमें इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। अब उसी को हम डाइल्यूशन बोलते हैं। अब क्या होता है, जब प्रोसेस जो होती है, इफ द प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, तो एंडोथर्मिक में क्या होता है, जो डाइल्यूशन होता है, मतलब डाइल्यूशन जो होता है वो डेल्टा इक्वल्स टू इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, तो ये एंडोथर्मिक की वो होती है हमारी। क्या एंडोथर्मिक ऐसा बोलता है कि एंडोथर्मिक क्या होता है, पहले ये समझते हैं एंडोथर्मिक का मतलब। एंडोथर्मिक वो होता है जिस सिस्टम में हीट अब्जॉर्ब हो रही होती है, जिसको हीट रिक्वायर्ड हो रही होती है, और एक्सोथर्मिक वो होता है जिससे हीट रिलीज हो रही होती है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, मान लीजिए एंडोथर्मिक, ठीक है। अब टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है, ठीक है, सॉल्युबिलिटी पे, ये हमें मेन जानना है। तो इसको जानते हैं अभी हम, ठीक है। अब होता क्या है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए एंडोथर्मिक में क्या होता है ना, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज करती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने टेम्परेचर थोड़ा इंक्रीज करा किसी सिस्टम का जो कि एंडोथर्मिक है, तो उसकी सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज करती है, ठीक है। और एक्सोथर्मिक में क्या होता है, आपने टेम्परेचर इंक्रीज करा लेकिन वहां पे जो सॉल्युबिलिटी होती है वो क्या होती है, डिक्रीज करती है। अब ये क्या होता है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। मान लीजिए एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक को एक एग्जांपल से समझते हैं। आप, ठीक है, आप घर आए, ठीक है। आप घर आए, ये वाला एग्जांपल रहने देते हैं, कुछ नया लेते हैं। आप गाड़ी में बैठे, बहुत गर्मी है, मतलब आप मान लीजिए आप पहले कहीं शॉपिंग में गए और बाहर गाड़ी खड़ी हुई है धूप में, तो आप गाड़ी में बैठे एकदम से
गाड़ी क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हुआ, जब गाड़ी गर्म हो गई तो वहाँ पे मान लीजिए आपने वो जो आप मॉल गए थे वहाँ से आपने आइसक्रीम खा ली गाड़ी में अंदर बैठ के, तो आपको क्या हुआ, थोड़ा रिलैक्स फील हुआ ना कि मतलब, और या तो आपने एसी ऑन कर लिया, ठीक है, तो आपको क्या हुआ, थोड़ा रिलैक्स फील हो गया। अब ये रही एंडोथर्मिक की, मतलब आपने क्या हुआ, आपकी जो गाड़ी थी वो काफी गर्म थी, आपने एसी ऑन करा तो जो टेम्परेचर था वो थोड़ा ठीक हो गया पहले से, ठीक है। तो वहां पे क्या हुआ, आपका जो मतलब आपका क्या कह सकते हैं, एक तरीके से आपकी जो बॉडी थी वो एकदम से गर्म हो गई थी, वो थोड़ी ठीक हो गई है, मतलब पहले से नॉर्मल हो गई, यानी इक्विलिब्रियम में आ गई है, ठीक है, पहले से। अब एक्सोथर्मिक, मान लीजिए आपने, आप गरम गरम गाड़ी में बैठे हैं, अब बगल में किसी ने और वो कर दी, आग लगा दी मान लीजिए, ठीक है, आग लगा दी, थोड़ी दूर पे आग वाग लगा दी, ठीक है, फायर वायर थोड़ा कर दिया, तो वहां पे क्या हुआ, आपकी गर्मी बढ़ गई, ठीक है। तो पहले ही आपकी गाड़ी इतनी गर्म है, ऊपर से और बढ़ा दिया तो हिल जाएगा ना पूरा का पूरा। तो यहाँ पे भी ये होता है, एंडोथर्मिक में क्या होता है, हीट रिक्वायर्ड होती है, यानी कि टेम्परेचर रिक्वायर होता है, ठीक है, वो अब्जॉर्व कर सकता है उसको। लेकिन एक्सोथर्मिक में क्या होता है, पहले से ही रिलीज हो रहा है, आप और दे रहे हो, तो पूरा का पूरा हिल ही जाएगा यहाँ तो इस वजह से क्या होता है, जो एंडोथर्मिक में होता है, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो सॉल्युबिलिटी भी वहाँ पे इंक्रीज करती है। और अगर आप एक्सोथर्मिक की बात करते हैं तो वहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करने पे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाती है। अब बात आते हैं प्रेशर की, ठीक है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ठीक है। अब क्या होता है, सॉल्यूट और लिक्विड में जब हम बात करते हैं प्रेशर की, तो क्या होता है, ये काफी इनकम्प्रेसिबल होते हैं। मतलब अब ये देखिए, इस ये बोर्ड है या ये मार्कर है, ये सॉलिड है, इसको अगर मैं दबाने की कोशिश करूंगा तो ये नहीं दबेगी, मतलब इस पे आप प्रेशर लगा रहे हैं कुछ फर्क ही नहीं है, मतलब ये काफी रिजिड है, ठीक है। वाटर में भी वही होता है, आप उसको कितना ही प्रेशर अप्लाई करते हैं वो मतलब काफी इनकम्प्रेसिबल होती है, मतलब वो क्या होता है, उसमें कुछ इफेक्ट नहीं रहता सॉलिड और लिक्विड में, प्रेशर का तो इफेक्ट नहीं होता, तो हम इसको नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। आपने क्लास 11th में भी पढ़ा होगा लिक्विड वाले चैप्टर में कि जो हमारा लिक्विड फ्लूइड्स होते हैं वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं, मतलब उसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, जैसे गैसेस होती हैं, गैसेस को क्या हम कंप्रेस कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तो सॉलिड और लिक्विड में हम प्रेशर का इफेक्ट नहीं पड़ते हैं, क्योंकि वो काफी रिजिड होते हैं, इनकम्प्रेसिबल्स होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं, तो ठीक है, इसलिए हम प्रेशर का कुछ वहां पे पढ़ते नहीं है। अब गैसेस की बारी आती है, तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे solubility for gas in a liquid, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्रेशर का इफेक्ट पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, मान लीजिए कोई गैस है, तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था स्टार्टिंग पहले लेक्चर में कि जो गैस इन लिक्विड होता है उसका एक एग्जांपल होता है कोल्ड ड्रिंक, ठीक है। मैंने आपको बताया था कोल्ड ड्रिंक की ऊपर वाली, थोड़ी सी ऊपर पे आपकी क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड रहती है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रहती है, और ये आपका कैप लगा हुआ है, ठीक है। ड्राइंग तो आपको बताइए मेरी ज़्यादा अच्छी है नहीं। तो यहाँ पे आपका नीचे लिक्विड है कोई, और नीचे आपकी थोड़ी कोल्ड ड्रिंक में ऊपर कैप भर रखी है आपकी CO2, ठीक है। तब होता क्या है, यहाँ पे जो आपने प्रेशर अप्लाई करा है, ठीक है, क्या होता है, जब हम कोल्ड ड्रिंक बना रहे होते हैं तो वहां पे जो हमारी ये जो गैस होती है इसको हम ऊपर से प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, ताकि ये जो ये है वॉट, इसमें आपके नीचे से लिक्विड है उसमें ये जो गैस है वो डिजोल्व हो सके, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल होता है गैस इन अ लिक्विड का, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक। एक और एग्जांपल होता है एक्वेटिक लाइफ का। वहां पे क्या होता है, जो आपकी फिशेज होती हैं वो कैसे गिल्स से वैसे तो वो करती हैं अपना इनहेल एक्सेल, तो वाटर में क्या होता है कि ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है वहां पे, मतलब काफी सारी गैसेज होती है ना, तो वो एक्वेटिक लाइफ का भी एक एग्जांपल होता है, ठीक है, गैस इन लिक्विड का, ठीक है। तो जो आपने ये, अब क्या होता है जब हम गैस की बात कर रहे होते हैं कि हम प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ता है उसका, तो क्या होता है, मान लीजिए ये आपकी एक कोल्ड ड्रिंक ये है, एक ये है, ठीक है, इस पे भी इस पे भी सेम वही है, मान लीजिए CO2 भरी है, इस पे भी वही है,
आपके ये जो कंटेनर है ये सेम साइज के हैं और इसमें सेम लिक्विड भरा है और सेम गैस भरी है और सेम अमाउंट में भरी है, ठीक है। अब क्या हुआ अब क्या हुआ, मान लीजिए आपने इन सब में जो प्रेशर अप्लाई करा वो डिफरेंट करा। मान लीजिए इसमें आपने करा 3p, इस पे करा 6p, इस पे करा 9p, ठीक है। जो सबसे ज्यादा प्रेशर आपने किस पे अप्लाई करा, इस वाली पे, थर्ड वाली पे, ठीक है। 3, 2, 1। तो जो आपने थर्ड वाली कोल्ड ड्रिंक है उस पे सबसे ज्यादा क्या करा, प्रेशर अप्लाई करा। तो जो सॉल्युबिलिटी थर्ड वाली की होगी वो सबसे ज्यादा होगी, यानी कि जो हमारा प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्युबिलिटी की। उसके बाद किसकी सॉल्युबिलिटी होगी, इसकी होगी, फिर उसके बाद सबसे कम फर्स्ट वाले की होगी, ठीक है। जिसमें सबसे ज्यादा प्रेशर अप्लाई होगा गैस इन अ लिक्विड में, उसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, यानी कि जो सॉल्युबिलिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, प्रेशर के। इसी को हम बोलते हैं हेनरीज लॉ, ठीक है। अब हेनरीज लॉ को हम समझते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आई होगा, मतलब कि जितना आप गैस इन अ लिक्विड में जितना आप प्रेशर अप्लाई करेंगे, बाहर से एक्सर्ट करेंगे, उतनी ही उस लिक्विड की जो सॉल्युबिलिटी है वो बढ़ जाएगी, उस सॉल्यूशन की जो सॉल्युबिलिटी है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। यानी कि एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं हेनरीज लॉ की, ठीक है। यही होता है वैसे हेनरीज लॉ के, जो सॉल्युबिलिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लिक्विड के, सॉल्युबिलिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वेपर प्रेशर के, या पार्शियल वेपर प्रेशर के, सॉरी पार्शियल प्रेशर के, वेपर प्रेशर बोल रहा हूँ मैं, अगला टॉपिक जल्दी जल्दी में निकल रहा है। तो हेनरीज लॉ, ठीक है। हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ क्या कहता है, द solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the partial pressure of a gas present above the liquid surface। लिक्विड सरफेस बोल सकते हैं आप, या सॉल्यूशन बोल सकते हैं, और सॉल्यूशन। तो ये हमारा हेनरीज लॉ होता है, ठीक है। किसी भी लिक्विड के ऊपर जो ये जो मैंने आपको बताया ना अभी, कोल्ड ड्रिंक, ये इसी के ऊपर तो रहती है ना। आप जैसी कोल्ड ड्रिंक खोलते हैं करके आवाज आती है ना, तो वो सी गैस जो आपने अप्लाई करी होती है ना, मतलब जो आपने प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होता है बाहर से गैस को डिसॉल्व करने के लिए उस लिक्विड में, तो वो एकदम से जब आप उसको खोलते हैं तो आती है ना करके आवाज, ठीक है। तो ये जो गैस है ये लिक्विड के अबव सरफेस में प्रेजेंट है, यानी कि, ठीक है, ये जो लिक्विड है इसके ऊपर, यानी कि इसकी अबव सरफेस में गैस प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये रहा हमारे हेनरीज लॉ के जो पार्शियल प्रेशर होता है। पार्शियल क्यों बोल रखा है, पार्शियल इसलिए बोल रखा है कि क्या पता 2 गैसेस हो, क्या पता 3 गैसेस हो, तो पार्शियल बोलते हैं, ठीक है। एक से ज़्यादा भी हो सकती है। ये हमारा पार्शियल वाला वैसे तो कॉन्सेप्ट डाल्टन जी ने दिया था, हमारे दादी ने, तो उनकी वजह से पार्शियल बोल रहे हैं, ठीक है। क्या पता नाइट्रोजन भी हो, ऑक्सीजन हो सकती है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा मतलब और भी गैसेस हो सकती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, नाइट्रोजन हो गई, ऑक्सीजन हो गई, आर्गन हो गई, तो हीलियम हो गई, तो और भी गैसेस हो सकती हैं, इसलिए हम पार्शियल प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी का हम मान लेते हैं, सी से दिखाते हैं, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, पार्शियल प्रेशर के, ठीक है। ये होता है एक तो। अब क्या होता है, डाल्टन ने इसके ऊपर थोड़ा सा कंक्लूड करा इस चीज को और थोड़ा सा और आगे बढ़ाया। तो उन्होंने क्या कहा, जो पार्शियल प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको होता है, मोल फ्रैक्शन के। इसको हम क्या बोलते हैं, काई, ठीक है। तो आपको जब पता होगा कि जब हम इसका साइन हटाते हैं, यानी कि हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब हटाते हैं तो क्या आता है, कांस्टेंट आता है, ठीक है। यहाँ पे जो कांस्टेंट आता है वो के एच आता है। तो ये जो के एच है ये क्या है, हेनरीज कांस्टेंट, हेनरीज कांस्टेंट।
ठीक है। तो ये हमारे थोड़ा डाल्टन ने इसको और कंक्लूड करा और थोड़ा और आगे आगे बढ़ाया कि जो उसने बोला कि जो पार्शियल आपका प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके मोल फ्रैक्शन के। मोल फ्रैक्शन आपको पता ही है कि क्या होता है। मोल फ्रैक्शन को हम काई से दिखाते हैं, मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया वो अच्छे से। तो जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो वहाँ पे एक कांस्टेंट आता है जिसका हम के एच देते हैं और इनटू मोल फ्रैक्शन। अब इसको थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो जो वैसे हाँ एक बार बताता हूँ, जो ये हमारा के एच होता है, ये के एच जो होता है गैसेस के लिए कांस्टेंट होता है, मतलब हर गैसेस के लिए अलग अलग। किसी गैसेस के ऑक्सीजन के लिए जो के एच होता है, मतलब के एच जो होता है जो ऑक्सीजन होती है ना वो वाटर में काफ़ी कम डिजोल्व होती है, ठीक है। ये होता है मतलब इसका कि जो के एच है वो नाइट्रोजन के लिए अलग है, ऑक्सीजन के लिए अलग है, आर्गन के लिए अलग है, हीलियम के लिए अलग है, ठीक है, सबके लिए अलग अलग होता है। अब मान लेते हैं आपका जो प्रेशर है वो कांस्टेंट है, कुछ टाइम के लिए मान लेते हैं जो आपका प्रेशर है वो कांस्टेंट है और ये के एच को आप अपॉन में डालेंगे इक्वल टू मोल फ्रैक्शन। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जो मोल फ्रैक्शन है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वेपर प्रेशर, मतलब पार्शियल प्रेशर के, वेपर प्रेशर ही निकल रहा है पता नहीं क्यों। और जो पार्शियल प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, सॉल्युबिलिटी के। तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, ठीक है। आप इसको काफी याद रखिएगा, जो कि आपके क्वेश्चंस जो हैं, आप कहीं पे सॉल्युबिलिटी से वो क्वेश्चन को घुमा देता है, कहीं पे मोल फ्रैक्शन के उससे घुमा देता है, तो वहां पे कंफ्यूज मत होइएगा, ये तीनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। अब आगे, तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे, तो अब क्या होता है, जो ये मोल फ्रैक्शन है वो के एच के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे देखिए ना, अगर आप प्रेशर को मैंने बोला थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट कर देते हैं, तो जो आपका के एच है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, मोल फ्रैक्शन की, ठीक है। अब बारी आती है, तो अब क्या बोल सकते हैं हम। अब देखिए इसका एक एग्जांपल लेते हैं जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। अब जो आपकी फिशेज होती हैं, यानी कि जो आपकी मछलियां होती हैं, वो जो ठंडे पानी में होती हैं वो ज़्यादा अच्छा, मतलब ज़्यादा अच्छे से रहना चाहती हैं, मतलब ठंडे पानी में ज़्यादा उनको अच्छा लगता है, और गर्म पानी में वो मर जाती हैं, मतलब ठीक है। ऐसा क्यों होता है, ठंडे पानी में वो ज़्यादा अच्छे से रह सकती हैं और गर्म पानी में नहीं रह सकती हैं, ऐसा क्यों। तो जो सॉल्युबिलिटी, वो जो आपका के एच होता है, यानी कि जो हेनरीज कांस्टेंट होता है, वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि अगर आप के एच को मतलब आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो आपका के एच भी बढ़ेगा। यानी कि क्या हुआ कि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हुआ, के एच बढ़ा, तो क्या हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज करा, मतलब जो पानी है वो गर्म हुआ, तो उसका के एच क्या हुआ, बढ़ गया। तो मोल फ्रैक्शन क्या हुआ, घट गया। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना एक दूसरे के, घट गया। और ये क्या है, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि पार्शियल प्रेशर भी घट गया, तो आपका सॉल्युबिलिटी भी घट गई, यानी कि जो ऑक्सीजन है वहाँ पे जो गैसेस हैं वो कम डिजोल्व हो रही हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जो हॉट वाटर होता है वो कम, वो उनको मतलब ज़्यादा वो करती है इफेक्ट आपके फिशेस को। तो जो ठंडा पानी होगा वहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा, तो वहाँ पे केएच भी कम होगा, यानी कि केएच कम होगा तो आपका मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होगा, तो प्रेशर आपका क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी गैस की, यानी कि वो ज़्यादा अच्छे से अपने को ब्रीथ कर सकते हैं, मतलब गिल्स से जो ब्रीथ करते हैं वो ज़्यादा अच्छे से रह सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। ये एक एप्लीकेशन होती है वैसे। एप्लीकेशन कुछ, तो मैं सोच रहा था कि कुछ क्वेश्चन के उससे बेसिस पे ज़्यादा वो करूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जो एप्लीकेशंस होती हैं वो ज़्यादातर क्वेश्चंस में पूछी जाती हैं बोर्ड्स के कि क्यों ऐसा होता है कि जो हॉट वाटर होता है वो कम प्रेफर करते हैं, क्यों उसमें मर जाती हैं, उसमें जो मछलियाँ होती हैं वो क्यों मर जाती हैं, और कोल्ड वाटर में क्यों रहना चाहती हैं ये। और जो आपका वो होता है हाइट पे आपका जो वो होता है वो तकलीफ क्यों होती है ऑक्सीजन लेने में, आपको ब्रीथ करने में क्यों तकलीफ देती है। तो सब मैं आपको एक काम करूँगा, जो हेनरीज लॉ के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो एक अलग से अभी सेपरेट वीडियो निकाल देता हूँ, उसमें आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। इसके ऊपर आप क्वेश्चन कर लेते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, कैलकुलेट द solubility
of gaseous oxygen in water। मैं सर लिख के ले आता हूँ, याद तो मेरे को रहता नहीं है इतना, मतलब क्वेश्चंस को तो मैं लिख के ले आता हूँ, ज़्यादा फायदेमंद रहे, उससे फ़ायदा रहता है मेरे को, तो मैं लिख के ले आता हूँ। ऐसा मत सोचिएगा कि इसमें सॉल्यूशन वॉल्यूशन है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, खाली क्वेश्चन ही है, ठीक है। मैं थोड़ा बुक्स से ट्राई करता हूँ कि ज़्यादा क्वेश्चंस निकाल लूँ, तो मैं बुक से ही देखता हूँ, ऑनलाइन का मैं निकालता हूँ क्वेश्चंस, ऑनलाइन देखता हूँ कि अगर कोई अच्छा क्वेश्चन मिल जाता है नया तो उसको ले आता हूँ। बाकी ज़्यादातर क्या रहता है, मैं बुक से ही प्रेफर करता हूँ, ठीक है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैसियस ऑक्सीजन इन वाटर एट अ टेम्परेचर ऑफ 293 केल्विन व्हेन द पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय ऑक्सीजन इज 1 बार। गिवन KH फॉर ऑक्सीजन 34840 बार मोल लीटर, मैंने मोल लगता है 2 बार लिख दिया जल्दी जल्दी में, बार लीटर मोल इनवर्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, आपको सॉल्युबिलिटी निकालनी है ऑक्सीजन की कि वो उस वाटर में ऊपर, यानी कि उस वाटर के सरफेस पे कितना सॉल्युबल है, ठीक है, जिसमें आपको जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है एक, ठीक है, और जो पार्शियल वेपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है वो 1 बार का है, और KH की वैल्यू आपको दे रखी है, ठीक है। तो P इज इक्वल्स टू क्या होता है, KH इंटू मोल फ्रैक्शन। तो पार्शियल प्रेशर यानी कि क्या हुआ आपका, पार्शियल प्रेशर कितना दे रखा है 1, और KH की वैल्यू कितनी है 383480 इंटू मोल फ्रैक्शन, या फिर आप इसको C लिख लीजिए, ठीक है, सॉल्युबिलिटी, ठीक है। ये तो आपका हेनरीज लॉ था, मैंने बताया ना, तीनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई, ये N नहीं है काई, ठीक है, मैं थोड़ा N टाइप बनाता हूँ। तो C इज इक्वल्स टू क्या आ गया, सॉल्युबिलिटी इज इक्वल्स टू क्या आ गया, सॉल्युबिलिटी इज इक्वल्स टू 1/3480, ठीक है। सॉल्युबिलिटी आप कैलकुलेट करेंगे तो आपकी आएगी कुछ 2.87 इंटू 10⁻⁻⁵, ये आपकी सॉल्युबिलिटी आ गई, ठीक है। क्वेश्चन ये इजी था सिर्फ, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूँ करने के लिए, the value of KH for carbon dioxide at a temperature of 293 Kelvin is 1.6 into 10⁻⁻³ atm mole inverse at what partial pressure would the gas have solubility in water of 2 into 10⁻⁵ m, ठीक है। 2.5 यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखी सॉल्युबिलिटी, आपको दे रखा है KH, आपको निकालना है प्रेशर यानी कि इंटू C, बस यहाँ से आप निकाल लीजिएगा।
के एच आपको दे रखा, प्रेशर आप निकाल लेंगे, ठीक है, प्रेशर आपको निकालना है ये, तो के एच आपको दे रखा है कितना 1.6 इंटू 10⁻³ इंटू 2.2 इंटू 10⁻⁵ आपको प्रेशर आ जाएगा 0.003 atm। प्रेशर हमेशा प्रेशर की जो यूनिट होती है वो एटीएम होती है, और सॉल्युबिलिटी की आप ले सकते हैं मोल पर लीटर। और पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको उसकी भी लिखवा दी थी, किसकी, के एच की, यानी कांस्टेंट की भी वैल्यू निकाल दी थी, वो होती है बार लीटर मोल इनवर्स, ठीक है। ये आपकी किसकी होगी, के एच की, और ये आपकी किसकी होगी, सॉल्युबिलिटी की, ठीक है। मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट ही नहीं होती है, वो यूनिटलेस होता है, ठीक है। अब इस लेक्चर को करते हैं यहीं पे समाप्त, पढ़ाई करते हैं, ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है।